इतिहास में एक ऐसा बादशाह हुआ जिसकी ताकत और जुल्म ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जापान के समंदर से लेकर कैस्पियन सागर तक उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की दहलीज पर आकर वो रुक गया। सवाल यही है, आखिर क्यों? तो आइए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं और उस शासक की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं जिसे दुनिया खानों का खान चंगेज खान कहती है। बात है साल 1221 की। चंगेज खान अपनी ताकत के बिल्कुल टॉप पर था। उसने अभी अभी बहुत बड़े ख्वारिज़्म साम्राज्य को पूरी तरह से रौंद डाला था और अब वो सिंधु नदी के किनारे हिंदुस्तान के दरवाजे पर एक विजेता की तरह खड़ा था। और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। एक ऐसा विजेता जिसे कोई रोक नहीं सका था, वो अचानक ठहर जाता है। सोचिए, उसके सिर्फ एक फैसले ने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह समझने के लिए कि वो रुका क्यों, हमें पहले यह समझना होगा कि वो था कौन। तो ये समझने के लिए कि वो ऐसा क्यों था, हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, उस कहानी की तरफ जो तेमुजिन नाम के एक लड़के के मुश्किल भरे बचपन से शुरू होती है। उसकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों भरी थी। सोचिए, सिर्फ 9 साल का था जब उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। उसके अपने ही कबीले ने उसे और उसके परिवार को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और जब उसने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो उसकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। यही वो हादसा था जिसने तेमुजिन को एक योद्धा बनने पर मजबूर कर दिया। और इसी मुश्किल भरे बचपन ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। उसने ये जान लिया था कि जिंदा रहने के लिए और जीतने के लिए पुराने तौर तरीकों को तोड़ना होगा और कुछ नया बनाना होगा। चंगेज खान ने मंगोलों की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर रख दिया। उसने दुनिया की सबसे वफादार और असरदार फौज बनाई और ये फौज खून के रिश्तों पर नहीं बल्कि काबिलियत पर टिकी थी। अब देखिए, उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक तरह का इनकलाब था। जहां ताकत और पदवी सिर्फ खानदान देखकर मिलती थी, वहीं तेमुजिन ने उसे चुना जिसमें हुनर था। भले ही वो कल तक उसका दुश्मन ही क्यों न हो, उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, काबिलियत। अब जो कहानी आने वाली है ना, वो कमाल की है। इससे पता चलता है कि तेमुजिन असल में सोचता कैसे था। जंग जीतने के बाद उसने सारे कैदियों को इकट्ठा किया और पूछा, तुम में से वो कौन है जिसने मेरे घोड़े को तीर मारा था? चारों तरफ सन्नाटा, मौत का डर। लेकिन तभी एक सिपाही हिम्मत करके आगे आया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सबको लगा कि अब तो ये गया, लेकिन उस सिपाही की बहादुरी और ईमानदारी देखकर तेमुजिन हैरान रह गया। और पता है क्या, खान ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे जेबे नाम दिया, जिसका मतलब होता है तीर, और उसे अपने सबसे खास जनरलों में शामिल कर लिया। यही दिखाता है कि खान के लिए हुनर और हिम्मत किसी भी पुरानी दुश्मनी से ज्यादा बड़ी चीज थी। तो अब आते हैं उस जंग पर जिसकी वजह से चंगेज खान हिंदुस्तान की सरहद तक आ पहुंचा। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये एक बहुत बड़े, बहुत गहरे अपमान का बदला था। बात शुरू तो हुई थी तिजारत से, लेकिन ख्वारिज़्म के शाह के घमंड ने इसे खूनी जंग में बदल दिया। और जब उसने खान के दूतों की दाढ़ी मुंडवा दी, जो मंगोल कल्चर में मर्दों की शान मानी जाती थी, तो समझो उसने अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए थे। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे खौफनाक किस्सों में से एक है। चंगेज खान की फौज ख्वारिज़्म पर कहर बनकर टूटी। सिर्फ 3 साल के अंदर लाखों करोड़ों लोग मारे गए। जो तबाही हुई उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बुखारा शहर में घुसकर उसने जो कहा, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, मैं खुदा का अजाब हूं। अगर तुमने बड़े गुनाह ना किए होते तो खुदा तुम पर मेरे जैसा अजाब कभी नहीं भेजता। वो अपने जुल्मों को इसी तरह सही ठहराता था। तो अब जब हम इस आदमी को, उसकी फौज को और उसके इरादों को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, चलिए वापस सिंधु नदी के किनारे चलते हैं और अपने मेन सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वो हिंदुस्तान में दाखिल क्यों नहीं हुआ? देखिए, इतिहासकार इसकी कई वजह बताते हैं। एक तो ये कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए खान के दुश्मन को पनाह देने से मना कर दिया। कुछ ये भी कहते हैं कि मंगोल साम्राज्य में ही बगावतें शुरू हो गई थी। और एक बहुत बड़ी वजह थी हिंदुस्तान का मौसम, गर्मी और उमस, जो ठंडे इलाकों के आदि मंगोलों के लिए किसी आफत से कम नहीं थी। और शायद 60 साल की उम्र में खान को बिना किसी सीधी दुश्मनी के एक और जंग छेड़ना फायदे का सौदा नहीं लगा।
लेकिन चंगेज खान की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि सच तो ये है कि उसकी मौत के बाद ही असली रहस्य शुरू होते हैं, ऐसे रहस्य जो आज भी हमें हैरान करते हैं। जैसे कि उसका याम सिस्टम। अब ये कोई मामूली पोस्टल सर्विस नहीं थी, ये पूरे एम्पायर का आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम था। इस नेटवर्क की वजह से हजारों मील दूर से कोई भी खबर पलक झपकते ही खान तक पहुंच जाती थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक चमत्कार जैसा था। पर एक अजीब बात है ना, कि इतिहास के इतने बड़े और ताकतवर बादशाह के बारे में हम ये तक नहीं जानते कि वो दिखता कैसा था। उसने कभी किसी को अपनी कोई तस्वीर या मूर्ति बनाने की इजाजत ही नहीं दी। उसका असली चेहरा हमेशा के लिए एक राज बन गया। और उसका सबसे बड़ा राज उसकी कब्र। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे किसी ऐसी गुमनाम जगह दफनाया जाए जिसे कोई ढूंढ न सके। कहते हैं कि उसके जनाजे के रास्ते में जो भी आया उसे मार दिया गया, ताकि कोई ये राज कभी जान न पाए। सोचिए, 800 साल गुजर गए और आज तक कोई उसकी कब्र नहीं ढूंढ पाया। एक कहानी है कि अगर उसकी कब्र मिल गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये शायद सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन एक सवाल तो जहन में आता है, क्या इतिहास के कुछ राज राजी रहे तो बेहतर है?